नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोग इसके पहले हिंदू मैरिज एक्ट के एसेंशियल पॉइंट को आपने देखा। उसमें आपने ये देखा कि अगर कोई मैरिज जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सोलेमनाइज हो रही है तो उसके एसेंशियल पॉइंट क्या क्या होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डाइवोर्स और मेंटेनेंस के बारे में देखेंगे कि हिंदू लॉ के अंदर डाइवोर्स के क्या क्या प्रोविजन है। यहाँ से आपके क्लैट के पीवाईक्यू में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये दो टॉपिक बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चर्चा में भी रही इस साल, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट भी देखने को मिले, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से चांसेस आपके बहुत हाई हैं कि फिर से यहाँ से पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन पूछे। स्पेशली मेंटेनेंस का जो है प्रोविज़न, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक कोर्ट में एक वाइफ ने, एक कपल है जिसमें डाइवोर्स के बाद वो मेंटेनेंस की मांग करती है और वो पर मंथ मेंटेनेंस जो है 6 लाख प्लस रुपए की मांग करती है। कोर्ट ये कहते हुए उसके जितने क्लेम होते हैं उसको डिनाई कर देता है कि आप अगर लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है, आप जो है कोई बहुत कॉस्टली अगर कॉस्ट्यूम्स या कोई ड्रेसेस यूज करती है तो आपको अपनी इनकम के सोर्स जनरेट करने होंगे, क्योंकि जो उसके स्पाउस यानी हस्बैंड है वो कैपेबल नहीं है पर मंथ उतनी मेंटेनेंस देने को। तो ये इस तरह के डिसीजन बार बार कई बार देखने को मिले, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। आज इसी प्रोविज़न को हम जानेंगे कि मुस्लिम लॉ में जैसे आपने देखा है, मुस्लिम लॉ में डाइवोर्स का है कि ज़्यादातर पावर दिया गया है आपको कि ये मेल वर्ग जो है डोमिनेंट रहता है, वहाँ तलाक शब्द यूज होते हैं और उसमें मेल डोमिनेंसी दिखती है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में आपको डाइवोर्स में दोनों की बात किया गया, दोनों को इक्वली राइट दिया गया है। हालांकि अगर देखा जाए कंपैरेटिव तो महिलाओं यानी फीमेल को थोड़ी ज़्यादा ही राइट है। डाइवोर्स के ग्राउंड के बारे में चर्चा किया गया है। तो अगर आप इसके एसेंशियल्स की शुरुआत देखें तो कोई भी अगर कपल है और वह 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहा है, अलग रहने का मतलब कि उसमें उस 1 साल के दरमियान किसी भी तरह के उनके जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, तो वो म्यूचुअल कंसेंट के माध्यम से डाइवोर्स की पिटीशन दायर कर सकता है। ये सेक्शन 14 हिंदू लॉ की बात करता है, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 14 बात करता है। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा सेक्शन 13 के अंदर आपके बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पे आप डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कुछ ये 1976 के पहले आप देखेंगे 1-2 उसके ग्राउंड हैं जो केवल जुडिशियल सेपरेशन में यूज होते थे, बट अब जो है वह डाइवोर्स के भी ग्राउंड बन चुके हैं। तो आइए उसको एक एक करके हम देखते हैं। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप देखें तो शादियां जो है जन्मों जन्मों की बंधन मानी जाती है और ये माना जाता है कि शादियां इतनी आसानी से नहीं टूट सकती है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका टॉपिक आज का है डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। In a literal sense, divorce refer to legal dissolution of a marriage between two individuals। यानी डाइवोर्स का मतलब क्या होता है कि 2 लोग हैं, उनके बीच का मैरिज को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब ये हिंदू धर्म शास्त्र में आप देखेंगे तो हिंदू धर्म शास्त्र में, चूंकि हमने आपको बताया ही था कि यह हमारे यहाँ पुराणों में या शास्त्रों में इस तरह के डाइवोर्स का कोई प्रोविजन नहीं था। प्रोविजन इसलिए नहीं था क्योंकि ये मैरिज को माना जाता था कि यह जो है हेवन से ही ये बनकर के जोड़ियां आती है और यहाँ पर केवल उनका मिलन मात्र होता है। ये जो है अलमाइटी गॉड द्वारा ही हर कुछ डिसाइड रहता है। तो ये एक सीक्रेट जो है रीत रिचुअल्स के साथ होते हैं, तो यह जन्मों जन्मांतर के बंधन माने जाते हैं। बट वैसे मैरिज का कोई भी मतलब नहीं है जो लंबे समय तक ये एक कोल्ड वार फेज में चले, यानी दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में ना रहें और मैरिज को किसी तरह से रीत रिचुअल्स के आधार पे चलाया जाए, तो ये जो है एक जजमेंट या जस्टिस के तरफ आप नहीं जा पाते।
इस कारण से जब हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाइड किया गया तो 1955 के इस एक्ट के तहत डाइवोर्स के ग्राउंड की बात की गई। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13। देखिए मैंने सेक्शन 13 के बारे में आपको बताया कि बहुत ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ के जितने भी ग्राउंड हैं उसको कोई एक उठा करके आपसे पूछा जा सकता है, वहां से पैराग्राफ बना करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सेक्शन 14 को ऑलरेडी मैंने बताया ही, चर्चा भी किया, आपको पीवाईक्यू भी मैंने कराया है कि ऑलरेडी वहां पूछा भी गया है। अब ये जो है यहाँ पर ये इसका सबसे बेसिक एसेंशियल है कि जब भी मैरिज डिसॉल्व होगा तो उसमें एक पार्टी को गिल्टी ये फाउंड होना पड़ेगा, एक पार्टी की गिल्टी प्रूफ करना होगा, और साथ ही साथ दूसरे की रिक्वायरमेंट है, दूसरे के कंसेंट का रिक्वायरमेंट है कि वो कंसेंट दे। अब यहां पर देखिए एक एक ग्राउंड के बारे में, ठीक। अब यहां पर ग्राउंड देखिए, पहला ग्राउंड उसका है जैसे यहां पर ये एडल्ट्री के तहत जो है आप डाइवोर्स ले सकते हैं। एडल्ट्री का मतलब अब यहां पर ये नहीं लिखा गया है किसी भी तरह से कि केवल मेल या फीमेल। अगर आप जो है मैरिड हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या इस तरह के कोई कनेक्शन रखते हैं किसी दूसरे पर्सन से, मे भी अगर मेल हैं आप तो फीमेल से हो सकती है, या फीमेल हैं तो मेल से हो सकती है। तो कह रहा है कि एडल्ट्री हैड बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 13A सबसेक्शन A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। एडल्ट्री मीन्स वॉलंटरी sexual intercourse between a married individual and someone of the opposite sex who is not their spouse। एडल्ट्री को हम कब कहेंगे? जब आप मैरिड हैं और मैरिड होने के बाद किसी और से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। ध्यान रहे इसमें बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइन है विथ अपोजिट सेक्स, यानी अगर आप मेल हैं तो आपके फीमेल के साथ और फीमेल हैं तो मेल के साथ, इस तरह के अगर संबंध है। वेयर द अदर पर्सन इज मैरिड और अनमैरिड, साथ ही साथ जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके साथ आपका संबंध अगर हो तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो मैरिड हो। यानी अगर मान के चलिए एक कपल ए है और ये बी, ये जो है कपल है, ये मैन और ये विमेन, ये मेल और फीमेल। अब ये दोनों मैरिड हैं, इनमें से किसी का भी संबंध किसी एक पर्सन से हो सकता है। अब ये सी और डी का जरूरी नहीं है कि यह जो है मैरिड हो, या जरूरी नहीं है कि ये अनमैरिड हो। ये मैरिड भी हो सकते हैं एक्स्ट्रा अफेयर वाले, या अनमैरिड हो सकते हैं। अगर इस तरह का संबंध है तो आपको कहा जाएगा कि आप जो है एडल्ट्री के ये क्लेम कर सकते हैं, एडल्ट्री का ग्राउंड ले सकते हैं। In a polygamous marriage, religion with the previous or subsequent wife is not considered adultery। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक की पॉइंट है। हिंदू मैरिज के जब हमने आपको इसेंशियल पढ़ाए थे तो वहाँ पर एक वैलिड मैरिज के लिए हमने कहा कि मोनोगेमी फॉलो होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे मैरिज हैं जहाँ पर अगर ये पॉलीगेमी, अब कहेंगे कि सर हिंदू मैरिज में पॉलीगेमी या बाईगेमी इस तरह से तो अलाउड नहीं है। तो ध्यान दीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट को जब हमने चर्चा किया था तो मैंने वहाँ बताया था कि अंडर सम सर्कमस्टांसेस वेयर लोकल रिचुअल्स इज डोमिनेटेड ओवर हिंदू मैरिज, देयर इज मोनोगेमी और देयर इज पॉलीगेमी मे बी अलाउड ऑन द नेम ऑफ सच रिच एंड रिचुअल्स। कि अगर वो वहाँ का लोकल कोई ऐसी संस्कृति, जैसे कोई आदिवासी हो या कोई ऐसे वर्ग हो जहाँ पर इस तरह की लोकल कुछ ये रीति जो है पहले से हो, तो उसको मना नहीं करता है। वहाँ कुछ कंडीशंस दिया गया है, वो एक्सेप्शनली मान सकते हैं आप। तो अगर उस तरह की चीज़ों में है तो वहाँ पॉलीगैमस मैरिज जो है जहाँ अलाउड है, वहाँ इस तरह के संबंध को हम एडल्ट्री नहीं मानेंगे। ठीक। Either divorce could only be the ground if the spouse is continuously living in the adultery, but the Marriage Law Amendment Act 1976 revised this allowed divorce based on the single act of adultery। अब हमने आपको बताया कि 1976 में थोड़ी सी चेंजेस हुए और यहाँ पर जो पहले
इसमें लिबर्टी दिया जाता है कि ये कंटिन्यूअस एडल्ट्री के शिकार होना चाहिए, उसको और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। कहा गया कि अगर एक भी बार आप एडल्ट्री के शिकार हैं और आप गिल्टी फाउंड होते हैं तो आपके इस ग्राउंड पे डाइवोर्स मिल सकता है। मैरिज शुड बी ये वैलिड एज द कंसिडर एडल्ट्री एज एन ऑफेंस। एडल्ट्री कैन नॉट हैपन विदाउट द कंसेंटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वन पार्टी। अब ये यहाँ पर ये इसलिए माना जाता है कि जब भी एडल्ट्री होती है तो बिना कंसेंट के उसमें एक पार्टी की कंसेंट जरूर होती है। बिना कंसेंट का एडल्ट्री नहीं होता है। और साथ ही साथ जो अपोजिट, जैसे ये अगर मान लीजिए ए हैं और ये बी इनकी वाइफ हैं, तो इनके कंसेंट के साथ ये नहीं किए हैं, ये छुपा करके अगर किए हैं तो ही ये एडल्ट्री हुआ। ठीक है, तो ये पहला ग्राउंड हुआ एडल्ट्री का। इसी तरह से दूसरा ग्राउंड है क्रूएलिटी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा ग्राउंड है। यहां पे ये सबसे ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा ग्राउंड है क्रूएलिटी का, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्रूएलिटी में दो तरह की चीजें आती है। एक को हम ये कहते हैं फिजिकल क्रूएलिटी और एक को हम कहते हैं मेंटल क्रूएलिटी। अब देखिए, फिजिकल क्रूएलिटी और मेंटल क्रूएलिटी। फिजिकल क्रूएलिटी का मतलब है कि आप जो है मारपीट कर रहे हैं, किसी तरह के जो है जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी काम को करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, उसको चोट पहुंचा रहे हैं, तो ये फिजिकल क्रूएलिटी है। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें होती है कि आप मारपीट नहीं कर रहे हैं बट डेली जो है उसको आप टॉर्चर कर रहे हैं कुछ बातें कह करके। जैसे उसको रोक लगा दिया जा रहा है कि तुम अपने जो है मायके नहीं बात करोगी, तुम अपने फ्रेंड को बात नहीं करोगी। या इसके अपोजिट भी हो सकता है कि हो सकता है फीमेल के पार्ट से मेल जो है क्रूएलिटी का शिकार हो। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी 4-5 महीने जो है पहले कोर्ट का जजमेंट था कि अगर कोई हस्बैंड का ये शौक है कि उसकी वाइफ जो है मंगलसूत्र पहने, सिंदूर लगाए, और वाइफ ऐसा नहीं करती है, तो ये मेंटल क्रूएलिटी के दायरे में आएगा। क्योंकि इससे उस हस्बैंड का जो है ये मन स्थिति जो है, उसकी मेंटल स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं रहता है। वो बार बार इस चीज़ को हर्ट होता है कि उसकी वाइफ जो है वो जितने रिचुअल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रही है। उसको एक जो है कहीं ना कहीं शक की निगाह से देखा जाता है। तो ये फिजिकल और मेंटल क्रूएलिटी के अंदर, अब इसके ये भी हो सकता है कि कोई जो है आपको इंस्टा नहीं चलाने दे रहा है, आपके इंस्टा का पासवर्ड के लिए आपको जबरदस्ती कर रहा है, तो ये सब मेंटल क्रूएलिटी के। तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ठीक, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। हो सकता है कि वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है एक दूसरे के केयर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है एक दूसरे को अच्छे गुड टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो ये सारे स्टेट जो है मेंटल क्रूएलिटी के अंदर आते हैं। देखिए, क्रूएलिटी इंक्लूड मेंटल एंड फिजिकल एब्यूज, दोनों तरह के ये चीज़ों को शामिल करता है। सच एक्ट आर बिहेवियरल manifestation influences by the different factor in the lives of a spouse and their environment necessitating a case by case। अब इसका सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, ये इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। ये हो सकता है केस बाय केस, कोई चीज़ ये एक कपल के लिए वो चीज़ क्रूएलिटी हो, दूसरे कपल के लिए वो क्रूएलिटी ना हो। इसी कारण से इसको यहाँ से पैसेज क्लैट में PYQ में क्रूएलिटी सेक्शन से उठा करके पूछा है। उसने एक पूरा एक केस कहानी बनाया है, एक जजमेंट ही है, और उस जजमेंट को उठाकर उसने दे दिया है और उससे पे वो उसने केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए। तो जैसे मान लीजिए कि कोई अगर ये गांव की लड़की है जो फैशन सेंस को बहुत ज़्यादा ये केयर नहीं करती है, और हस्बैंड उसके लिए बहुत अच्छे ब्रांड का, जारा ब्रांड का, लैक्मी ब्रांड का, और पता नहीं जो भी गुच्ची है जो भी ब्रांड हो कि सामान लेकर नहीं आता है। हो सकता है उसके लिए वो कंफर्टेबल हो, वो सामान्य कपड़े से ही काम चला लेती है। लेकिन अगर वो शहर की लड़की है और वो शुरू से ही उसकी परवरिश ऐसी हुई है कि वो जारा, गुच्ची या फिर और सारे ब्रांड, लैक्मी का कॉस्ट्यूम से और सामान यूज करती है,
गारमेंट्स यूज करती है, तो अगर उसके हस्बैंड उसको वो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं और उसके लिए किसी तरह की जो है उस पर प्रेशर आता है, तो वो मेंटल क्रूएलिटी है। यानी मेंटल क्रूएलिटी विल बी डिफाइन केस बाय केस, वो केस बाय केस डिफाइन किया जाएगा कि क्या मेंटल क्रूएलिटी है, क्या मेंटल क्रूएलिटी नहीं है, एंड दैट पावर इज गिवन टू द कोर्ट। और ये पावर कोर्ट को दिया गया है कि वो बताए कि क्या क्रूएलिटी है। अगला यहां पर आप देखेंगे, अगला ग्राउंड आता है डिसर्शन। डिसर्शन का मतलब होता है अबैंडन, यानी दोनों का जो है अपने छोड़ देना, दोनों जो है अपने राइट्स को छोड़ करके अलग रह रहे हैं बहुत दिनों से, मोर देन 1 ईयर जो है वो पूरी तरह से अलग रह रहे हैं। देखिए कह रहा है सेक्शन 10(1)(b) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन डिसर्शन। द रेस्पोंडेंट मस्ट abruptly and without reasonable cause stop living with the petitioner and abandon all the ये marital right, obligation and duties demonstrating a clear intention to leave the marriage will be considered as desertion। परित्याग करना, यानी वह जो है इसमें 2 पार्टी है। देखिए एक जो है यहां पर पेटिशनर है और अनदर पार्टी है रेस्पोंडेंट। The person who file case, a person who file a suit is called petitioner। जो पेटिशन फाइल कर रहा है, यानी जिसके राइट अबैंडन हुए हैं, जिसके राइट इन्फ्रिंज, जो डाइवोर्स चाह रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कपल है, अगर हस्बैंड और वाइफ में वाइफ जा करके और केस फाइल कर रही है तो वाइफ क्या हुई, पेटिशनर। और अगर हस्बैंड केस फाइल कर रहा है तो हस्बैंड क्या हुआ, पेटिशनर। और जो उसके अपोजिट होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पोंडेंट। तो ये रेस्पोंडेंट का यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि वो जो है एक लंबे समय से सारे मैरिटल राइट है उसको उसने छोड़ दिया है। वो न तो साथ रहता है, न किसी तरह से मैरिज वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, और उसका क्लियर इंटेंशन है टू लिव ऑल द राइट्स। वो पूरे जो है अपने राइट्स को परित्यक्त करना चाहता है, छोड़ना चाहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसर्शन कहेंगे। और इसके ग्राउंड पर यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ये आप डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं और डाइवोर्स ले सकते हैं कि हस्बैंड हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो कंटिन्यूअस मुझे छोड़ के रहे हैं, तो इसके आधार पे मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि मेयर अब्सेंस फ्रॉम द होम विथ ऑनगोइंग कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स और फोन कॉल्स डज नॉट क्वालिफाइज एज द डिसर्शन। लेकिन सबसे यहां पर एक केस इसी मामले में आया, बहुत सारे केस इस तरह डिसाइड हुए जहां पर हस्बैंड फॉरेन रहते हैं। जनरली आपने देखा होगा इस समय जो है एक फॉरेन का ट्रेंड है। अब हमने आपको बताया कि यहां मोर देन 1 ईयर का आपको ये होना चाहिए। तो जनरली जो हस्बैंड फॉरेन जाते हैं तो वो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे अगर गए, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गए, तो 2-3 साल तो वो घर से छोड़ करके उसने जो है अब्सेंस फ्रॉम ये होम है, वो घर को छोड़ करके हैं। साथ ही किसी तरह के फिजिकल रिलेशन इन लोगों में नहीं बन रहा है, मैरिटल राइट। लेकिन फिर भी अगर कंटिन्यूअस ईमेल से और थ्रू मोबाइल फोन और थ्रू ये चैटिंग, इफ कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन, that condition you have to prove that his intention to left the marriage। अगर वो फोन कॉल लगातार चल रहा है, मैसेज पे आपकी बात हो रही है, तो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं कि आप डिसर्शन के आधार पे इस ग्राउंड पे आपको जो है ये किसी तरह से ये आपको मिल जाए डाइवोर्स। आपको ये प्रूफ करना होगा कि वह व्यक्ति जो है अपने मैरिड लाइफ को छोड़ना चाहता है। तो थर्ड ग्राउंड आपने देखा, ये क्या है, डाइवोर्स का डिसर्शन। ठीक, अब यहां पर ये इसके आपको ये टाइम पीरियड को याद रखना है कि इसने 2 इयर्स का कम से कम जो है इस तरह के कंडीशंस होना चाहिए। कम से कम अगर 2 ईयर तक ये चलते रहता है ये कंडीशन या उससे ज्यादा, तो आप इस ग्राउंड पे डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगला ग्राउंड है जो बहुत ही सेंसिटिव ग्राउंड है। इस पे चूंकि हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं और इतने हमारी जो है मैच्योरिटी लेवल है कि हम जो है क्लास में क्या सही है,
तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है कन्वर्जन वाले में। लेकिन हालांकि ये पॉलिटिकल मुद्दा जो है हमेशा ये बना रहता है, हाईलाइटेड इशू है, बहुत हॉट इशू है। कोई भी अगर शादी अगर मान लीजिए हिंदू मैरिज में हुआ है, और इस तरह के पीवाईक्यू में आपके एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी है, जहां पर एक हिंदू की शादी, मतलब एक कपल है, दोनों हिंदू हैं, आफ्टर मैरिज ही कन्वर्टेड हिज रिलीजन, उसने क्या किया, रिलीजन कन्वर्जन कर लिया, अपना धर्मांतरण कर लिया, तो क्या वह मैरिज जो है ये सोलेमनाइज होगा एज इट इज जैसे पहले था, या इसमें अगर कोई कंफर्ट जोन में नहीं है तो क्या इस ग्राउंड पर जाकर डाइवोर्स ले सकता है? तो डाइवोर्स का ये ग्राउंड है कन्वर्जन। कन्वर्जन अगर कोई, ये सेक्शन 13 के 1 के सेकंड में आपको देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में, यहां पर लिखा गया कि इफ एनी ऑफ द स्पाउस कन्वर्ट्स हिज रिलीजन टू अनदर रिलीजन, अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में यह जो है परिवर्तित करते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर स्पाउस, और साथ ही बिना कंसेंट के, बिना अपने अपोजिट जो स्पाउस, यानी अगर ये मान लीजिए कि हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, तो इनको जो है ये वाइफ से लेना चाहिए था, अगर वाइफ है तो इनको हस्बैंड से लेना चाहिए। अगर ये एक दूसरे के बिना सहमति के अगर ये धर्मांतरण करते हैं, तब ये स्पाउस अप्रोच कर सकता है कोर्ट में अपने डाइवोर्स पिटीशन के लिए, अपने डाइवोर्स के लिए जा सकता है। लेकिन अगर कंसेंट के साथ किया गया है, आपने देखा होगा बहुत सारी शादियां ऐसे हुई है जिसमें हस्बैंड जो है हिंदू है, वाइफ जो है, जैसे आप एक क्रिकेटर का नाम सुने होंगे शिवम दुबे, उनकी वाइफ जो है मुस्लिम है। ऐसे ही आप बहुत सारे मुस्लिम्स के नाम सुने होंगे जिसके हस्बैंड जो है या वाइफ जो है हिंदू है या मुस्लिम है। तो ये शादियां अगर ये हिंदू मैरिज में आप ये करते हैं और कंसेंट के साथ ये धर्मांतरण करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विदाउट कंसेंट करते हैं तो यहां पर ये कन्वर्जन के तहत ग्राउंड पे आप यहां पर डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा लॉजिकल आप सोचे, अगर कन्वर्जन नहीं भी रहे तो दूसरा भी ग्राउंड आपके लिए अवेलेबल है, वो है मेंटल क्रूएलिटी। यानी आप दूसरे जो है रिलीजन के साथ कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, अपने जो है वर्शिप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके आधार पे भी आप कह सकते हैं कि ये मुझे डाइवोर्स चाहिए। लेकिन उसका ऑलरेडी यहां ग्राउंड ही बना दिया गया है कन्वर्जन, कि अगर धर्मांतरण है और विदाउट कंसेंट है तो आप वो ग्राउंड हो सकता है ये। अब यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि आफ्टर मैरिज कन्वर्जन हो रहा है, मैरिज के पहले अगर कन्वर्जन हो गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कन्वर्जन नहीं हो रहा है, दो डिफरेंट रिलीजन के अगर ये पर्सन शादी करते हैं तो वो हिंदू मैरिज के अंदर न आकर के वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनकी शादियां रजिस्टर्ड की जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझ रहे होंगे। अगली ग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो अगला ग्राउंड हम लोगों को मिलता है इंसैनिटी। इंसैनिटी भी मेंटल स्टेट से जुड़ा हुआ है। इंसेन का मतलब वो होता है अ पर्सन दैट हैव नो नॉलेज टू जस्टिफाई व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, कि उस व्यक्ति के पास यह जो है इतनी कॉमन सेंस नहीं है, इतनी कंसेंसस मेंटल एबिलिटी नहीं है कि वो यह जस्टिफाई कर पाए कि क्या चीज़ें अच्छी है और क्या चीज़ें बुरी है। अगर इस तरह का व्यक्ति है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसेन बोलेंगे। इसको देखिए डिफाइन कर ये किया गया है, इंसैनिटी हैड बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 13A सब क्लॉज सबसेक्शन 1 का 3rd क्लॉज में ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। द टर्म इंसैनिटी originate from the word insane which refers to the state of mind that is not sound or rational. Any person with a unsound minded, a person with a irrational minded, यानी वैसा व्यक्ति जिसको सही गलत में फर्क नहीं पता है, मस्तिष्क उसकी जो है काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसेन बोलेंगे। Consequently, an individual who cannot distinguish between right and wrong or who lack the ability to give information, consent or make decision about their surroundings is not deemed capable to entering into a marital relationship. अब एक चीज यहां ध्यान रखिए
ये अगर थोड़ी सी इसको ऐड करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा, क्योंकि ये यहाँ पर इंडिविजुअल में आप देखेंगे रॉन्ग और राइट में ये फ़र्क नहीं पता कर पाते हैं। अगर ये रॉन्ग राइट में फ़र्क नहीं पता कर पाते हैं, अगर मेंटल एबिलिटी इनके पास नहीं है, तो ही कैन नॉट गिव हिज और देयर कंसेंट। वो लोग अपनी जो है कंसेंट नहीं दे पाएंगे, अपनी सहमति नहीं देंगे। एंड अ कंट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट इज वॉइड। और कोई भी ऐसी संविदा जो बिना कंसेंट के होती है तो वॉइड है। तो यहाँ पर चूंकि इनकी मेंटल एबिलिटी नहीं है, इंसान है, तो ये कैसे अपने मैरिज को, इनको कैसे पता चला होगा कि मेरी शादी किससे हुई है। तो इस तरह के अगर इंसैनिटी है तो इसके ग्राउंड पे भी यह जो है जाकर डाइवोर्स लिया जा सकता है। ध्यान रहे कि जितने ग्राउंड हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अगर फीमेल इंसेन है, पागल है, अगर मान लीजिए मैड है, तो मेल जाकर के और डाइवोर्स पिटीशन डाल सकता है। अगर मेल जो है वो इंसेन है, अनसाउंड माइंडेड है, तो फीमेल जाकर के डाइवोर्स पिटीशन डाल सकती है। यहाँ पर आगे देखिए, अगला ग्राउंड यहाँ पर ये जो है, अगर इसको देखेंगे नैतिक आधार पे तो सही आपको नहीं लगेगा, जस्टिफिकेशन इसके आप नहीं दे पाएंगे या लॉ नहीं दे पाएगा। बट ये भी एक ग्राउंड दिया गया है, वेनरल इलनेस या वेनरल डिजीज। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, वेनरल डिजीज का मतलब होता है द डिजीज दैट ट्रांसमिट सेक्सुअली। ऐसे डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिट करते हैं, जैसे मान लीजिए HIV एड्स, वो अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तो हम मैरिज करते हैं, मैरिज का सोलमनाइजेशन होता है, तो उसके एक जो है कहीं ना कहीं होता है मैरिटल राइट को कंजुगेट करना। तो यहाँ पर वो चीज़ें जब नहीं होगी तो ये ग्राउंड एक बन जाता है डाइवोर्स का। यहाँ पर देखिए, वेनरल डिजीज कॉमनली रेफर टू एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD। इट कैन बी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 के सब क्लॉज 1 का क्लॉज 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 if a spouse is suffering from a severe and incurable disease that is highly contagious and the other spouse may file for divorce। यानी कोई ऐसे डिजीज से अगर वो सफ़र कर रहा है जो क्योर नहीं हो सकता है। यहाँ एक शब्द देखिए, ये फ्रॉम अ सीवियर एंड इनक्यूरेबल डिजीज, यानी इतना ज़्यादा जो है वो डिजीज ये हार्श है, इस लेवल पे चला गया है कि वहाँ से अब क्योर नहीं हो सकता है, तो वो इसके आधार पे डाइवोर्स लिया जा सकता है। यानी इट कैन बी अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, वो डाइवोर्स का एक ग्राउंड हो सकता है। लास्ट यहाँ पर एक ये ग्राउंड देखिए, ये है रिनंसिएशन। अब रिनंसिएशन को अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि गौतम बुद्धा अपने वाइफ को सोते हुए छोड़ करके और चले गए। अब अगर एकाएक अपने दुनिया से जो है आपने नाता तोड़ लिया, आप साधु सन्यासी बन गए, फिर उस शादी का मतलब क्या है? अगर आपकी वाइफ साध्वी बन जाए या आप साधु बन जाएं, उस शादी का कोई मतलब नहीं है। दोनों जा कर के साधु साध्वी की तरह रहेंगे तो वो भाई बहन टाइप हो गए ना। तो इस कारण से यहाँ पर ये भी दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे दुनिया से बिंदास हो जाए, छोड़ दे पूरा राइट, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स का। तो रिनंसिएशन में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सेक्शन 13। अब इसके सब क्लॉज को आपको रटना नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है कंसेंट के साथ डाइवोर्स की बात सेक्शन 14 के तहत की है। और यहाँ पर जितने ये ग्राउंड मेंशन है ये सेक्शन 13 के तहत किए गए हैं, चाहे वो एडल्ट्री हो, क्रूएलिटी हो, इंसैनिटी हो, वेनरल डिजीज हो, रिलीजन कन्वर्जन हो, या फिर जो है आपके वेनरल डिजीज हो, या ये रिनंसिएशन। रिनंसिएशन में भी यहाँ पर अगर वो पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं, मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं, तो इसके आधार पर कोई व्यक्ति जो है डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है और उसको इस आधार पे डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है कोर्ट।
और लास्ट एक क्वेश्चन, जब आपसे ये पूछा जाता था पहले आपके क्लैट में, ये पैराग्राफ के साथ साथ कुछ MCQ भी आते थे उस समय। ये क्वेश्चन बहुत, या कभी आप जो है किसी दूसरे एग्जाम में बैठेंगे जहां MCQ है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति कितने साल तक अगर गायब रहे तो उसको ये प्रिजम्पशन ऑफ डेथ मान लिया जाता है कि वो मृत प्राय हो गए। तो अगर कोई, ये लास्ट ग्राउंड है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ये सेक्शन 13A के ये सब क्लॉज जो है 7 के अंदर इसका मेंशन है। और इसमें कहा गया है हिंदू मैरिज एक्ट में कि कोई भी कपल का स्पाउस अगर 7 साल तक गायब या मोर देन 7 ईयर्स से गायब है, उसके बारे में किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि उसने जो है एक रीजनेबल पर्सन के तहत, उस मतलब एक रीजनेबल पर्सन जितना तरीके से पता कर सकता है उसने सब कोशिश किया। ही ट्राइड थ्रू ईमेल, ही ट्राइड थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, बट अनेबल टू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हर स्पाउस, शी विल फाइल अ डिवोर्स सूट और he will file a divorce suit when his female partner is missing from more than 7 years। अगर वो 7 साल से ज़्यादा से वो मिसिंग है और किसी भी तरह से उसको पता नहीं चल रहा है कि उसके बारे में जानकारी, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेता है कि द पर्सन दैट इज मिसिंग इज डेड, वह जो है अब जिंदा नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और तब आप जो है डाइवोर्स आपको कोर्ट ग्रांट कर देता है। वाई? बिकॉज यू वांट टू गो थ्रू विथ सेकेंड मैरिज। अगर ये डाइवोर्स लिए बिना अगर आप जाते हैं या फिर ये इंफॉर्मेशन के बगैर आप जाते हैं, तो फिर यू विल बी चार्ज ऑफ बाइगेमी, आपको बाइगेमी के तहत चार्ज किया जाएगा अंडर, अगर 1 जुलाई के पहले की घटना तो IPC लग रहा था, तो IPC के तहत जो है 494 के अंदर इसका चर्चा था। और फिर अगर आप इधर BNS में देखेंगे तो 82 के तहत जो है इसके चर्चे हैं। तो ये BNS में या फिर IPC में बाइगेमी को प्रोहिबिट किया गया है। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के आधार पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं और यू विल बी एबल टू गेट मैरिड विथ सेकेंड पर्सन या अनदर पर्सन। ठीक है, तो ये जो है आपके डाइवोर्स के ग्राउंड था, जहां पे मेल और फीमेल जो है दोनों डाइवोर्स ले सकते थे। तो एक तो हमने आपको बात किया सेक्शन 13 के तहत, जहां पे ग्राउंड था जिसमें मेल फीमेल दोनों ले सकते थे। दूसरा हमने बात किया सेक्शन 14 का, जहां पर कंसेंट के साथ कहा गया था कि अगर 1 साल से ज़्यादा रहें तो ही आप फाइल कर सकते हैं, यानी मिनिमम 1 साल का ग्राउंड था कि 1 साल से ज़्यादा अगर आप ये दोनों दूर रहे हैं तो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब क्रूएलिटी का मतलब ये नहीं होता है ग्राउंड कि आप जो है चलो कल मुझे इंस्टा पासवर्ड मांग लिया, आज हम जाते हैं डाइवोर्स फाइल करने। आपको एक लंबे पीरियड, ठीक। अब इसमें भी ये हमने बताया कि सारे जजमेंट जो है वो कोर्ट के ये ऊपर निर्भर होता है, कोर्ट डिसाइड करता है कि वो ग्राउंड जो है या नहीं। कल तक हम जो है अपने ये मैडम के भाई के बारे में तमाम मजाक बनाते रहे कि आपके भाई साहब जो है ऐसे हैं वैसे हैं, जो उस जोक्स पे दोनों हंसते रहे, तब तक वो क्रूएलिटी नहीं था। और आफ्टर 10 years one day sudden a wife go through the court and file a divorce petition on the ground that my husband is mocking on my brother and that is very painful for my mental state, कि मेरे हस्बैंड जो है रोज़ मेरे ये भाई पे हंसते हैं, मजाक बनाते हैं और वो मेरे लिए बहुत दुखदाई पीड़ादायक होता है, तो ये मेंटल क्रूएलिटी है। कोर्ट नहीं मानेगा इस ग्राउंड को, क्योंकि जो चीज़ें कंटिन्यूअस होती आई है और आप उसमें इन्वॉल्व थे, वो एक दिन क्रूएलिटी नहीं हो सकती है। तो ये इसकी डिग्री जो है क्रूएलिटी की या इस सारे ग्राउंड की, वो कोर्ट द्वारा देखी जाती है। अब कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जहां पर जो फीमेल को दिया गया है,
हिंदू मैरिज एक्ट में और मुस्लिम मैरिज एक्ट में थोड़ी सी यही आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे कि ये जो है वहाँ पे जो वाइफ का यानी जो फीमेल पार्टनर हैं उनको बहुत कम ग्राउंड दिया गया, मेल पार्टनर को बहुत ज़्यादा छूट दी गई। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में फीमेल को जो है इन कंपैरिजन टू फीमेल मुस्लिम्स ये ज़्यादा पावर दिया गया है, इनके लिए अलग से ग्राउंड बना दिया गया है। ये स्पेशल ग्राउंड फॉर डाइवोर्स फॉर वाइफ, कि वाइफ जो है किसके आधार पे डाइवोर्स ले सकती है, ये कुछ स्पेशल ग्राउंड है। देखिए करें, इफ द हस्बैंड हैज मोर देन वन वाइफ देन सी विल ये एग्जिबिट एन अपील फॉर डाइवोर्स अंडर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन ये 13 के सब क्लॉज 2 के ये सब सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के तहत ये बात कही गई है कि अगर वो उसके हस्बैंड बाइगेमी करते हैं, बाइगेमी मतलब ही हैज़ मोर देन वन वाइफ, यानी एक से ज़्यादा उनके पास वाइफ है, दूसरी अगर वाइफ है, इसके आधार पर वो क्या कर सकती है, वह डाइवोर्स ले सकती है। और इसमें जो है ये फीमेल को ये ज़्यादा पावर है। दूसरा ग्राउंड देखिए, इफ द हस्बैंड कमिटेड बाय रेप, सोडोमी, बेस्टैलिटी देन वाइफ कैन डिसॉल्व द मैरिज अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अगर किसी कपल में हस्बैंड जो है ये, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये रेप केस में उसको कन्विक्ट किया जाता है, अगर वो रेप करते हैं या इस तरह के अननेचुरल लस्ट करते हैं, सोडोमी करते हैं, तो वो सारी चीज़ों में वह उसके ग्राउंड पे फीमेल को यानी वाइफ को ये पावर है कि ही कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल डाइवोर्स सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टैलिटी, क्यों उसके आधार पे जो है वो केस फाइल कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है डाइवोर्स के लिए। थर्ड देखिए, वन ऑफ वाइफ सिक्योर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब ये सीआरपीसी के तहत, जो पुराने सीआरपीसी हमारी चली आ रही थी, उसमें सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस की बात किया जा रहा था। तो मेंटेनेंस के आधार पे और अ डिक्री अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट या हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के 18 के तहत जो है उसको डिक्री प्राप्त है। एंड द कपल हैज नॉट resumed cohabitation for a year for more than they are eligible to file a divorce। इसको सिंपल भाषा में समझिए, अगर वाइफ को डिक्री प्राप्त है, डिक्री क्या होता है, इनिशियल जजमेंट, इतना ही समझिए कि डिक्री का मतलब होता है इनिशियल जजमेंट। तो अगर डिक्री प्राप्त है उसको 125 ऑफ सीआरपीसी, 125 सीआरपीसी टॉक अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ स्पाउस और मेंटेनेंस ऑफ फीमेल और हिज पार्टनर। इसमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है केवल मेल को ही मिले पार्टनर, यानी फीमेल को और मेल को दोनों मिल सकता है, अभी उसमें बताएंगे। यहाँ पे जो है ये एडॉप्शन एक्ट में केवल फीमेल की बात किया जाता है, लेकिन जब मैरिज की बात हिंदू मैरिज एक्ट में देखेंगे वहाँ पे दोनों की चर्चाएं हैं। तो अगर सीआरपीसी के तहत जो है उसको मेंटेनेंस प्राप्त है, दूर रह रही है तो मेंटेनेंस मांग ले रही है, या फिर हिंदू मैरिज है, ये हिंदू एडॉप्शन एक्ट के तहत जो है वो ये मेंटेनेंस उसको मिल रहा है और ये दूर रह रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा से ये दूर रह रहे हैं, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, and he has not committed any sexual activity from 1 or more years, कि 1 साल या उससे ज़्यादा साल तक इसने किसी भी तरह के जो है कोहैबिटेशन नहीं किया, सेक्सुअल जो है इंटरकोर्स नहीं किया है, then on the ground of that the wife can go for divorce petition। तब वाइफ जो है डाइवोर्स के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकती है और इसके आधार पर जो है उसको डाइवोर्स मिलेगा। ठीक, आगे देखिए, इफ द मैरिज टुक प्लेस बिफोर द वाइफ टर्न 15 thus he can renounce the marriage before she turn 18। अगर कोई शादी किसी गर्ल्स, माइनर गर्ल्स के साथ होती है, यानी अगर उसकी शादी जो है
15 वर्ष के पहले हो गई है। आपने देखा होगा पहले की शादियां जो है 8 वर्षों में, 12 वर्षों में ये बच्चियों की शादियां कर दी जाती है। तो जो बच्चियों की शादियां अगर 15 साल से कम में हो गई, 15 साल से कम में अगर शादी हो गई, तो ही हैज़ पावर टू ये गिव डाइवोर्स टू हिज हस्बैंड बिफोर टर्न 18, कि वो 18 साल होने के पहले जो है वो डाइवोर्स दे सकती है। 18 साल के पहले जो है वो इस आधार पे डाइवोर्स दे सकती है कि आई वॉज माइनर एट द टाइम ऑफ माई मैरिज, आई एम अनेबल टू गिव माई कंसेंट एंड दैट्स वाई दिस मैरिज कैन बी डिजॉल्व, कि ये मैरिज को डिजॉल्व किया जाए क्योंकि उस समय हम माइनर थी और ये शादी हमारे कंसेंट से नहीं हुई। तो वो ये ध्यान रहे कि 18 वर्ष के होने के पहले तक, अगर 18 वर्ष ये क्रॉस हो जाता है और शादी जो है वो कंटिन्यू रहती है, उसके बाद ये राइट उसको नहीं है कि वह जो है डाइवोर्स दे सके इस ग्राउंड पे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हिंदू मैरिज में इतने सारे ग्राउंड हैं जहाँ पर बात किया गया है कि ये डाइवोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डाइवोर्स में मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की भी आपको कोई दिक्कत समस्या हो रही होगी, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब अगर डाइवोर्स मिले, मान लीजिए अगर डाइवोर्स हो जाए, तो शादी के बाद ये हस्बैंड का एक जो है यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह मेंटेनेंस दे। मेंटेनेंस इन द सेंस कि वह जो है, अब मेंटेनेंस किसको, अगर आपके पास अगर सोर्स ऑफ अर्निंग है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पे जितने लोग आश्रित हैं उसको आप मेंटेनेंस दें। यानी आप जो है अपने वाइफ को मेंटेनेंस दें, आप अपने माइनर बच्चे को ये मेंटेनेंस दें, आप कोई भी अनमैरिड आपकी डॉटर है उसको ये मेंटेनेंस दे, या आपके बूढ़े पेरेंट्स हैं अगर ओल्ड पेरेंट्स हैं उनको मेंटेनेंस दे, क्योंकि उन्होंने आपको बनाने में खर्च किया जिससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये मेंटेनेंस एक्ट का ये हिंदू लॉ में मेंटेनेंस एक्ट 3 जगह मेंटेनेंस की बात किया गया है। 3 मेंटेनेंस की बात है। पहला मेंटेनेंस आपको देखने को मिलेगा सीआरपीसी के तहत, हमने 125 की बात किया तो सीआरपीसी के तहत। दूसरा आपको मेंटेनेंस के चर्चा देखने को मिलेगा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, और तीसरा आपको मेंटेनेंस देखने को मिलेगा हिंदू एडॉप्शन एक्ट के तहत। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो HAM लिख दे रहे हैं। ये 3 जो है आपको ये इनेक्टमेंट है जो मेंटेनेंस की बात करती है। सीआरपीसी ये सब पे लागू होता है, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, तो ये तो सबके लिए है। हिंदू मैरिज एक्ट में हल्का सा चर्चा है जो मेल और फीमेल दोनों पे लागू होता है। यानी इसके थ्रू अगर एक वाइफ के पास सोर्स ऑफ इनकम है तो एक हस्बैंड भी मेंटेनेंस ले सकता है, और एक हस्बैंड के पास सोर्स ऑफ इनकम है तो वाइफ मेंटेनेंस मांगेगी। और तीसरा है यहाँ पर ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और इसके तहत जो है यहाँ पे आपको मेंटेनेंस की बात चर्चा किया गया है, और इसमें डिटेल बात की गई है वाइफ के बारे में भी, अनमैरिड गर्ल्स या अनमैरिड डॉटर के बारे में भी, माइनर चाइल्ड के बारे में भी, आपके पेरेंट्स के बारे में भी, या अदर जो भी डिपेंडेंट हैं उसके बारे में भी। तो इतने लोगों की मेंटेनेंस की बात यहाँ पर किया गया है। ठीक, चाहे सीआरपीसी 1973 की बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट 1973, देखिए 1973, अब तो ये बदल गया, और फिर अब हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करें 1955 की, या हिंदू ये एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की, ये तीनों में बात किया गया है। आइए देखते हैं हमारे लॉ के अंदर एडॉप्शन के क्या क्या प्रोविजन है। यहाँ पर अगर देखेंगे कह रहा है मेंटेनेंस, ये द मेंटेनेंस जनरली कवर द एक्सपेंस फॉर द एसेंशियल फॉर द substance of life, however it is not merely a right for survival of the claimant।
The term maintenance has also been defined under section 3B of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956। ये 1956 के अंदर ये मेंटेनेंस की चर्चा है, ठीक। इट इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ फूड। अब मेंटेनेंस में आपको किस किस चीज के खर्च दिए जाएंगे? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड बेसिक नीड्स सच एज एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, आपके जो है बेसिक नीड्स में एजुकेशन, और साथ साथ जो है आपके मेडिकल के जो खर्चे हैं ये भी दिया जाएगा। इसके अलावा भी कोर्ट ये इसको डिटरमाइन करती है, अगर अनमैरिड चाइल्ड है, अनमैरिड डॉटर है, तो उसके जो है मैरिज के भी एक्सपेंस फादर को बियर करना पड़ता है, पिता को बियर करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जो है हम ये इसकी अगर चर्चा करें मेंटेनेंस का, तो हमने बताया कि सीआरपीसी तो सब पे लागू होता है, लेकिन ये हिंदू के लिए स्पेसिफिकली हिंदू शब्द जब यूज करें हम तो आपको रेफर करना है हिंदू का मतलब ये हिंदू, साथ साथ सिख, साथ ही बौद्ध, जैन या हिंदू धर्म से निकले हुए जितने सेक्ट्स हैं, ये सबको जो है हिंदू के शब्द के अंदर जो है शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो वो सारे लोग although a person who is believer of Sikhs ये community, but he comes under the Hindu law under that ये पर्पस, इस उद्देश्य के लिए वो जो है ये हिंदू लॉ के अंदर आएगा। तो हिंदू एडॉप्शन एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में आपको, अब सबसे पहले हम हिंदू मैरिज एक्ट को देखते हैं। यहां मेंटेनेंस की बात पहले हम यहां पर पहले देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट, फिर उसके बाद हिंदू एडॉप्शन एक्ट। अब देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट एंड ये एडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट इनिशियली डील्ट विद द प्रोविजन ऑफ ग्रांटिंग मेंटेनेंस। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट देयर आर टू टाइप ऑफ मेंटेनेंस दैट कैन बी क्लेम। दो तरह के मेंटेनेंस आपको दिया जाएगा, दो तरह की मेंटेनेंस की बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट। पहला बात करता है सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, टेम्पोरली मेंटेनेंस। ये क्या है? टेम्पोरली मेंटेनेंस है। अब इसको क्या लिखा गया है? मेंटेनेंस पेंडेट लिट। क्या होता है? घबराने की बात नहीं है। मेंटेनेंस पेंडेट लिट का मतलब होता है मेंटेनेंस एट द पेंडिंग टाइम, जब तक आपका लिटिगेशन पेंडिंग है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कपल ए है, ये हस्बैंड है, और बी है, ये वाइफ है, इनके बीच जो है केस चल रहा है और ये कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो बी को पैसा कहाँ से आएगा अपने न्याय के लिए? तो इस समय उसके रहने खाने, जब तक डिक्री नहीं आ जाता, जब तक डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक के लिए जो भी अगर ये खर्चे दिया जाएगा उसको हम कहते हैं टेम्पोरली मेंटेनेंस या मेंटेनेंस पेंडिट लिट, कि जब तक लिटिगेशन चल रहा है उस समय तक मेंटेनेंस। When it appears to the court that either the wife or the husband, ध्यान रहे जब भी हिंदू मैरिज एक्ट, यही आपने देखा होगा ना, अब नया कोर्ट जो है अपने आप को और ज़्यादा ये न्याय में और अच्छा कर रहा है। तो अब के पहले होता था केवल वाइफ ही मेंटेनेंस क्लेम करती थी, लेकिन अब नए जजमेंट में आप देखेंगे हस्बैंड को भी मेंटेनेंस कोर्ट दे रहा है कि अगर वाइफ के पास सोर्स ऑफ इनकम है और हस्बैंड कुछ नहीं करता है तो वाइफ को उल्टा पैसा देना पड़ेगा हस्बैंड को। तो वो कहाँ से? इसी एक्ट के तहत आता है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, क्योंकि बाकी जगह पे ये अपोजिट सिचुएशन वाली कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है कि आइदर वाइफ और हस्बैंड हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट फॉर हर और हिज सपोर्ट। अगर चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो और उनको इंडिपेंडेंट इनकम इतनी नहीं है कि उनके लाइफ को सपोर्ट हो, कोर्ट का सपोर्ट हो, देन कोर्ट में ग्रांट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वाइफ और हस्बैंड ऑर्डर टू रेस्पोंडेंट टू पे टू द ये petitioner to the expense of proceeding and monthly during the proceeding such sum as having regard to the petitioner's own income and income of the respondent it may seems to court to be reasonable। कह रहा है कि जब तक ये कोर्ट को लगेगा कि अगर petitioner के पास या रेस्पोंडेंट के पास इनकम नहीं है
तो कोर्ट के दरमियान उसके अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट, यहां पर ये ध्यान रखना है, देखिए एक एक शब्द यहां इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर ये क्लियरली लिखा गया है कि आइदर द वाइफ और द हस्बैंड हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट फॉर हर और हिज सपोर्ट। उसके पास खुद का नहीं है, उसके भाई हो सकता है कि ऑफिसर हों, उसके पिताजी हो सकता है बहुत बड़े अधिकारी हों, लेकिन खुद का अगर उसके पास नहीं है तो वहां पर मेंटेनेंस ग्रांट करेगा कोर्ट, चाहे वो वाइफ हो या ये हस्बैंड हो। यानी मेल फीमेल का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये भेदभाव नहीं है। वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में आएंगे तो ही वो प्रोविजन केवल आएगा कि केवल वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक, अब यहां पर आगे चलते हैं। पहला सेक्शन 24 देखें। सेक्शन 24 में क्या था? केवल टेम्पोरली मेंटेनेंस था। टेम्पोरली मेंटेनेंस का मतलब जब तक केस चल रहा है, जब तक लिटिगेशन पेंडिंग, ये उसमें था ही लिटिगेशन पेंडिंग के दरमियान। अब दूसरा है सेक्शन 25, जिसको आप कहते हैं परमानेंट मेंटेनेंस। परमानेंट मेंटेनेंस यानी आपको जो है अब मेंटेनेंस जो दिया जा रहा है वो परमानेंटली आपको दिया जा रहा है। तो यहां पर देखिए, द मेंटेनेंस दैट इज ग्रांटेड परमानेंटली आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग फॉर द सेपरेशन और डाइवोर्स इज रेफर्ड टू एज परमानेंट मेंटेनेंस। ये कब दिया जाता है? जब लिटिगेशन फाइनल हो जाता है। जब लिटिगेशन फाइनल हो जाता है तो 24 वाली जो आपको ये सेक्शन 24 में जो मेंटेनेंस मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। अब ये 25 वाली मेंटेनेंस कोर्ट बताएगा कि ये कितना देना है। तो वन योर डिस्प्यूट इज ये अवॉइडेड विद जजमेंट, देन कोर्ट विल बी डिसाइड दैट हाउ मच एक्सपेंसेस विल बी गिवन टू स्पाउस। अब स्पाउस शब्द यहाँ इसलिए यूज कर रहे हैं कि इट मे फॉर द वाइफ और इट मे फॉर द हस्बैंड, कि जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम होगा वो अपने अपोजिट वाले को देगा। तो वह जो है इसके लिए ये जुडिशियल सेपरेशन या डाइवोर्स के बाद जो है वो अगर जो मेंटेनेंस दिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको परमानेंट मेंटेनेंस कहेंगे। ये किसके तहत दिया जाएगा? सेक्शन 25 के तहत दिया जाएगा। According to section 25 of Hindu Maintenance Act, the applicant being either the husband or the wife is entitled to receive his or her maintenance from the spouse in the form of gross sum or monthly sum for the term not exceeding the lifetime or the applicant or the until the applicant remarries। ठीक, अब ये कब तक के लिए दिया जाएगा? यहां ध्यान रहे, केवल हस्बैंड और वाइफ को लिए दिया जा रहा है, बच्चों की बात इसमें नहीं है। तो कह रहा है कि ये जो मेंटेनेंस होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा आफ्टर जजमेंट कि वह जो है लमसम अमाउंट में एक ही बार दे दिया जाए, एक ही बार में इतना कंपनसेशन हुआ, दे दिया गया, काम खत्म, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ मंथली इनकम, या उसको हर मंथ जो है फिक्स कर दिया जाए। कितने पीरियड के लिए? फॉर लाइफ टाइम ऑफ एप्लीकेंट, हो सकता है कि वो जीवन भर के लिए, या अंटिल द एप्लीकेंट गेट रीमैरिज, या दूसरी अगर वो शादी, अगर वाइफ को कहीं से भी मेंटेनेंस मिल रहा हो और वो रीमैरी कर लेती है, दोबारा किसी से शादी कर लेती है, जिस दिन वो शादी करेगी, जिस दिन उसकी सेकंड शादी सोलमनाइज होगा, फर्स्ट मेंटेनेंस को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी फर्स्ट जो ये उनके हस्बैंड जो मेंटेनेंस दे रहे थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ये जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत परमानेंट मेंटेनेंस कब तक मिलेगा? या तो वह जो है रीमैरिज हो जाए, यानी दोबारा उसकी शादी हो जाए, या फिर लाइफ टाइम। ठीक, ये नहीं कि उनके ये पेंशन नहीं है, ये मेंटेनेंस है, तो ये नहीं कि उनके आगे वाली पीढ़ी को भी आधा अमाउंट मिलता रहेगा, ऐसा नहीं। तो ये आपके मेंटेनेंस का प्रोविजन जो है दिया गया है हिंदू मैरिज के अंदर। हिंदू मैरिज में मेंटेनेंस केवल किसकी बात करता है? हस्बैंड एंड वाइफ की बात करता है। इसके अलावा ये यहाँ पर ये दूसरी जो मेंटेनेंस है जिसमें आपको फादर के लिए यानी पेरेंट्स के लिए, ओल्ड पेरेंट्स के लिए, अदर पर्सन के लिए, अदर डिपेंडेंट के लिए, वाइफ के लिए, और साथ साथ जो है
ये डॉटर या चाइल्ड के लिए जो बात करता है वो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जहाँ पर सबके जो है अलग अलग प्रोविज़न दिए गए हैं। तो हम आने वाले क्लास में उसको हम ये पढ़ेंगे। चूँकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो आपके अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती जाए, इसलिए इस लेक्चर को यहीं हम समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मन लगा करके पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन। और हमारे जो है कानून बैच के तहत इसके लिए क्लैट की तैयारी आप करना चाहते हैं तो हम लेकर के आए हैं कानून बैच, जिस क्रैश कोर्स में आपको इस तरह के लेक्चर के साथ फुल जो है क्लैट के पैटर्न पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपके उसके अंदर जो है आपके सॉल्यूशन दिए जाएंगे, आपको पैसेज कैसे ट्राई करना है ये इंडिविजुअल मेंटर आपको जो है ये सिखाएंगे। तो उसमें एडमिशन ओपन है। आप अगर आपकी तैयारी क्लैट 2025 की संपूर्ण नहीं है तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।